हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा IAS अकेडमी। आज हमारा इकॉनमी का 10th लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं वो मैंने इको सर्वे से उठाए हैं सारे टॉपिक्स। और फ्रेंड्स, आज के जो टॉपिक्स हैं ये इको सर्वे प्लस इन्वायरमेंट आपको लगेगा ज़्यादातर, क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड हैं, बट क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक इको सर्वे का पार्ट है, इसलिए यहाँ पे इस इकॉनमी के लेक्चर में इनको डिस्कस करना ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ आज, कि जितने भी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये यूपीएससी इनमें से वन लाइनर भी पूछ सकती है। और क्योंकि यूपीएससी इन्वायरमेंट के रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है अपने प्री में, तो आप लोगों के लिए, क्योंकि ये सारा का सारा जितना भी हम पोर्शन कवर कर रहे हैं ये करंट के साथ रिलेटेड है, करंट, इको सर्वे एंड इन्वायरमेंट, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए ओके। सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, तो ये टॉपिक मेनली हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड। और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं इंडियाज़ अचीवमेंट इन दिस इन्वायरमेंटल सेगमेंट और क्लाइमेट चेंज सेगमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो अगर बात कर ली जाए कंपोजिट SDG इंडेक्स, आप लोगों को पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो पूरी दुनिया ने माना हुआ है, कब तक हमें अचीव करना है, 2030 तक, ठीक है ना। तो ईयर बाय ईयर हम उसकी तरफ प्रोग्रेस करते जा रहे हैं और इंडिया ने भी प्रोग्रेस की है। और इंडिया का जो पहले उसका स्कोर था 57, वो इम्प्रूव हुआ है कितना, 60। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ स्कोर होता है 0 to 100, क्लियर। जितना आप 100 के पास चले जाते जाएंगे उतना ही मतलब आप इम्प्रूव करते जा रहे हो, ठीक है। तो इंडिया का ये कंपोजिट SDG इंडेक्स जो है ये इम्प्रूव हुआ है, क्लियर। और दूसरी बात, पूरी दुनिया में कुछ ही ऐसे देश हैं जिनका टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अदरवाइज़ क्या हो रहा है, ड्यू टू इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ये आपका फॉरेस्ट एंड जो आपका ट्री कवर है वो कम होता जा रहा है। बट इंडिया में फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ये क्या है जी, इंक्रीज़ हुआ है पिछले कुछ टाइम से। अब एक चीज़ और आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, इंडिया में फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, फ्रेंड्स याद रखिएगा मैं यहाँ पे फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों की बात कर रहा हूँ, ना कि सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट कवर की, ठीक है ना। तो इंडिया का जो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है वो कितना है आपका, 24.5% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। याद रखिएगा ये 24.5% है, 24.5% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है, पूरे इंडिया का। कौन सा, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। अगर इसमें से हमें फॉरेस्ट कवर देखना है तो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो इससे थोड़ा सा कम होगा, क्लियर। चलिए अब इंडिया एंड SDGs मैंने आपको पहले ही बता दिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो फ्रेंड्स, इंडिया में एक SDG इंडेक्स है, SDG इंडिया इंडेक्स जिसको बोला जाता है, SDG इंडिया इंडेक्स। अब ये इंडेक्स है क्या, ये इंडेक्स आपका नीति आयोग जो है वो पब्लिश करता है। नीति आयोग जो है इंडिया का SDG इंडेक्स पब्लिश करता है। फ्रेंड्स, जो ग्लोबल SDG इंडेक्स है उसमें टोटल कितने गोल हैं, 17, ठीक है। बट जो आपका इंडिया का है उसमें टोटल हम कितने कवर करते हैं जी, 16। याद रखिएगा टोटल आपके हैं 17, बट इंडिया का जो हम SDG काउंट करते हैं वो कितने ऊपर है, 16 SDGs वी आर काउंटिंग, ठीक। अब जो SDG का भी है यहाँ पे स्कोर हमारा होता है 0 to 100, ठीक। अब ये 0 का स्कोर क्या दिखाता है, अगर तो ज़ीरो दिखाता है कि बॉटम, 0 दिखाता है कि अभी कुछ भी स्टेट ने कोई अचीव नहीं किया। ओके, तो मुझे एक चीज़ और बतानी है यहाँ पे, जो आपका SDG इंडिया इंडेक्स है, नीति आयोग हर स्टेट और यूटी के लिए इसको पब्लिश करता है, उनका कंबाइन एक SDG इंडेक्स निकालता है। ये क्यों निकाला जाता है, ये निकाला जाता है ताकि ओवरऑल हम देख सके कि हमने ओवरऑल एज इंडिया एज अ कंट्री जो SDG हमने फुलफ़िल करना है। तो हम देखना चाहते हैं कि कौन सी स्टेट उसमें लैग कर रही है, कौन सी स्टेट उसमें परफॉर्म अच्छा कर रही है, क्लियर। ओके,
अब यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो यूपीएससी आपसे पूछ सकती है, एक तो ये कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो है कौन पब्लिश करता है, इट इज़ पब्लिश्ड बाय नीति आयोग, 1। सेकंड, कितने इसमें गोल्स हैं, 16 ना के 17, क्लियर। तीसरा क्या है कि इसमें ना कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे कि आपके फ्रंट रनर की कैटेगरी आ गई, परफॉर्मर की कैटेगरी आ गई आपकी, और एस्पिरेंट्स की कैटेगरी आ गई, क्लियर। अब फ्रंट रनर क्या है, जिनका स्कोर इक्वल टू और ग्रेटर देन 65 है, वो सारे स्टेट्स जो 65 और इससे अबव जो है स्कोर करती है उनको फ्रंट रनर बोला जाता है। जो 50 to 64 के बीच स्कोर गेन करती है उनको बोला जाता है परफॉर्मर्स, एंड जो आपकी बिलो 50 गेन करती है स्कोर्स उनको बोला जाता है एस्पिरेंट्स, क्लियर। तो ये 4 कैटेगरीज, यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैच दी कॉलम में पूछा जा सकता है, कुछ भी बनाया जा सकता है इससे, क्लियर। आगे चलते हैं। अब जो आपका एज पर एसडीजी इंडेक्स, जो आपका 2019 का इंडेक्स आया है फ्रेंड्स, उसके अकॉर्डिंग ये आपकी स्टेट्स है। सबसे टॉप जो स्टेट है वो कौन सी है आपकी, केरला। केरला वो स्टेट है जिसने सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने आपको यहाँ पे बताया था ये कैटेगरीज कि फ्रंट रनर ये है, परफॉर्मर ये है, एस्पिरेंट ये है, और बॉटम 1 ये 0, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली जो बात है, नन ऑफ द स्टेट्स एंड यूटीज फॉल इन द एस्पिरेंट कैटेगरी। एस्पिरेंट कैटेगरी में मतलब वो जो बिलो 50 है, ठीक है, वो कोई भी आपकी एस्पिरेंट कैटेगरी में कोई स्टेट नहीं आ रही, क्लियर। अब इंडिया ने, मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा स्कोर इम्प्रूव हुआ है। वो स्कोर क्यों इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि हमारे ये गोल्स, ये आपके 5 गोल हैं जहाँ पे हमने परफॉर्म किया है अच्छा, ठीक है। वो गोल्स है आपके क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन में, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। फ्रेंड्स, ये आपका एक पूरा का पूरा क्वेश्चन बन सकता है। यूपीएससी आपको पूछ सकता है कि 2019 जो एसडीजी इंडेक्स आया है ग्लोबल लेवल के ऊपर, इंडिया ने उसमें इम्प्रूव किया है, तो वो कौन से गोल्स हैं, ठीक है। तो 17 के 17 गोल्स में से ये 5 गोल है जहाँ पे हमने इम्प्रूव किया है, क्लियर। और दूसरा 2 गोल ऐसे हैं जहाँ पे एक ज़ीरो हंगर और दूसरा जेंडर इक्वलिटी। ये 2 गोल ऐसे हैं जहाँ पे अभी बहुत काम करना बाकी है हमारे लिए, क्लियर। तो ये 5 गोल जो हमने ऊपर डिस्कस किए, ये तो वो हैं जिसके कारण हमारा रैंक इम्प्रूव हुआ है। और ये 2 गोल जो नीचे हमने डिस्कस किए हैं, ये और जेंडर इक्वलिटी, ये वो है यहाँ पे अभी हमें बहुत कुछ काम करना बाकी है, क्लियर। आगे चलते हैं। ये लिस्ट है फ्रेंड्स, सबसे टॉप में आपकी, ये थोड़ी सी ब्लर्ड होगी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सबसे टॉप जो स्टेट है वो कौन सी है आपकी, केरला। यहाँ पे टॉप 12 स्टेट्स बताई गई हैं फ्रेंड्स, और बॉटम में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देखिए बॉटम बिहार, बॉटम 5 स्टेट्स। सबसे टॉप में आपकी केरला है, और आपको पता है टॉप और बॉटम ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी के पेपर के लिए, जानना कि कौन सी स्टेट टॉप पे रही है, कौन सी बॉटम पे रही है, ठीक है ना। और यूटीज़ में बात कर ली जाए तो यूटीज़ में चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रही है, और आप उसके बाद दिल्ली, अंडमान निकोबार एंड दमन एंड दीव, इनका एक आपका 61, ये बॉटम पे हैं, क्लियर। तो यहाँ पे आपको याद रखना है टॉप पे कौन सी है, बॉटम पे कौन सी है, और यूटीज़ में टॉप पे कौन सी है, क्लियर। तो एसडीजी के बारे में क्लियर हो गया आपको कि एसडीजी में कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको पूछा जा सकता है कहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही, कहाँ पे बुरी रही, कितने गोल्स होते हैं, कौन सी स्टेट है एंड ऑल, ये सारा कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है। और दिस वन, नन ऑफ द स्टेट्स और यूटी फॉल इन द एस्पिरेंट कैटेगरी, क्लियर, यानी कि बिलो 50 किसी का भी नहीं। ये देखिए, ये बिहार भी ये बिलो 50 नहीं है, ये 50 पे खड़ा है, क्लियर। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये ग्राफ है हमारा, ये एसडीजी 2018 इंडेक्स है और ये एसडीजी 2019। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो रेड वाला है ये आपका एस्पिरेंट कैटेगरी दिखा रहा है, ठीक। तो पहले ये एस्पिरेंट कैटेगरी में थे बिहार एंड ऑल, अब ये एस्पिरेंट कैटेगरी में यूपी, बिहार जो भी है वो सारे के सारे परफॉर्मर कैटेगरी में आ चुके हैं, क्लियर। आगे चलते हैं। ओके,
तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2019 वॉज रिलीज्ड बाय, तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल था, नीति आयोग। ठीक है, कौन रिलीज़ करता है इसको? नीति आयोग। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो सेकंड टॉपिक है हमारा इंडिया एंड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 25, ये कौन सी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है? ये है यूएनएफसीसी की, जो आपका, अगर आपको पता है कि पेरिस क्लाइमेट टॉक्स एंड ऑल, ये उस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्लियर फ्रेंड्स? यहाँ पे एक चीज़ जो याद रखनी है आपको, 25th सेशन हुआ है आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का। कहाँ पे किया गया है ये? मैड्रिड, स्पेन में। क्लियर? कहाँ पे हुआ है? मैड्रिड, स्पेन। तो यहाँ पे कुछ एक टॉप, जितने भी ये मैंने आप यहाँ पे रेड कलर किया है, ये इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यहाँ पे एक बना हमारा चाइल्ड मैड्रिड टाइम फॉर एक्शन। ठीक है, ये एक डिसीजन लिया गया जिसका नाम रखा गया चाइल्ड मैड्रिड टाइम फॉर एक्शन। ठीक है ना? और ये क्या दिखा रहा है? एक तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, जो ये हमारी COP 25th हमारी कॉन्फ्रेंस हुई है मैड्रिड में, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक डिसीज़न नहीं लिया गया। ये ध्यान में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। कोई भी ऐसा डिसीजन कि ये फुलफ़िल कर दिया हमने टारगेट एंड ऑल, ऐसा कोई भी डिसीजन इस कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देखिए, आपको पता है कि बाय 2020 डेवलप्ड कंट्रीज़ ने क्या कमिट किया था? दे विल प्रोवाइड दिस $100 बिलियन एवरी ईयर बाय 2020। ठीक है, बट अभी तक भी ये पैसा डेवलप्ड कंट्रीज़ ने नहीं दिया है। तो यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में इट रिकॉल्स द कमिटमेंट। ठीक है ना? ये कमिटमेंट यहाँ पे भी पूरी नहीं हुई 2020 की, और यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में इसको रिकॉल किया गया कि भाई आपने बोला था और आपको प्रोवाइड करना होगा पैसा। क्लियर? दूसरा, वार्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज। ठीक है, अब ये क्या है? लॉस एंड डैमेज, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो इस क्लाइमेट चेंज के कारण जिनका लॉस और डैमेज हो रहा है, उसके लिए है वार्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म। ठीक है, द डिसीजन रिकग्नाइजिंग अर्जेंसी एंड स्केलिंग अप ऑफ एक्शन एंड सपोर्ट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़। यहाँ पे भी कुछ स्पेसिफिक ऐसा हमने डिसीजन नहीं लिया कि इतना इन डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ये हमने करना है। यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ हमने क्या कहा? दैट इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ अर्जेंसी। ठीक है, तो हमें उस तरफ वो काम करना होगा। क्लियर? तो ये भी वार्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म जो है, ये भी आपकी 25th COP का ही पार्ट है। और इसके बाद इट हैज़ एस्टेब्लिश्ड सेंटियागो सेंटियागो नेटवर्क। अब ये सेंटियागो नेटवर्क है क्या? सेंटियागो नेटवर्क फ्रेंड्स, इट इज़ फॉर टेक्निकल असिस्टेंट। ठीक है ना? अब आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो इस क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करना चाहती हैं, तो उसके लिए उनको क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी चाहिए। तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एक सेंटियागो नेटवर्क जो है वो एस्टेब्लिश किया गया है। क्लियर? ओके, अब इंडिया ने यहाँ पे एक पेवेलियन जो है, इंडिया पेवेलियन COP 25। ठीक है, क्यों यहाँ पे इंडिया ने ये पेवेलियन क्यों लॉन्च किया, क्यों होस्ट किया? क्योंकि महात्मा गांधी जी के 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेशन जो थी, उनकी बर्थ सेलिब्रेशन, वो यहाँ पे की गई, जिसके लिए इंडिया ने इंडियन पेवेलियन COP 25 यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया। और यहाँ पे दिखाया गया कि महात्मा गांधी किस तरह इन्वायरमेंट के साथ सस्टेनेबल जो थे डेवलपमेंट की बात करते थे। क्लियर? तो यहाँ पे ये सारा है आपका इंडिया और COP 25 के बारे में। क्लियर? ओके, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर आउटकम्स ऑफ रिसेंटली कंक्लूडेड COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 25 एट मैड्रिड? $100 बिलियन वर मोबिलाइज्ड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज फॉर क्लाइमेट मिटिगेशन? नो। रूल्स ऑन फाइनेंस फॉर लॉस एंड डैमेज वर फाइनलाइज? नो। यहाँ पे हमने देखा ये वार्सा इंटरनेशनल, कोई रूल नहीं बनाया, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या कहा कि हमें अर्जेंसी लग रही है। ठीक है, कंट्रीज अपडेटेड देयर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन? नो।
कोई ऐसी बात नहीं हुई। मैंने आपको पहले ही बताया ये जो आपकी COP 25 मैड्रिड में हुई है, यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक जो आपका डिसीजन नहीं लिया गया। क्लियर, आगे चलते हैं। ओके, कोalition फॉर डिज़ास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इंडिया। कोalition फॉर डिज़ास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर ये लॉन्च किया है इंडिया ने 2019 में। और अब यहाँ पे आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे जानना कि इसके मेंबर कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये एक इंटरनेशनल पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सारी की सारी नेशनल गवर्नमेंट्स भी होंगी, UN एजेंसीज भी इसकी पार्टिसिपेशन में पार्ट लेंगी। उसके बाद आपके डेवलपमेंट बैंक्स भी हैं, प्राइवेट सेक्टर, यस प्राइवेट सेक्टर एंड नॉलेज इंस्टीट्यूशंस। ये सिर्फ और सिर्फ कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। कोalition फॉर डिज़ास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें हर गवर्नमेंट, UN बॉडी, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ये सारे के सारे और थिंक टैंक्स जितने भी हैं, ठीक है ना, R&D डिपार्टमेंट्स, ये सारे पार्टिसिपेट करेंगे। अब इसका पर्पस क्या है इस कोalition का? मेजरेबल रिडक्शन इन इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस। इसका काम क्या है? हमने रिड्यूस करना है इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस को, जो किसके कारण हो रहा है? डिज़ास्टर्स के कारण हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो ये इसका मेन पर्पस है। और ये करेगा क्या? ये कंट्री स्पेसिफिक ग्लोबल एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करेगा और वहाँ पे एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करेगा, वहाँ पे लोगों को जो है इन्वॉल्व करके, ठीक, डिज़ास्टर मिटिगेशन जो है टेक्निक्स उसके बारे में बताया जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। इंडियन ओके, अब यहाँ पे आगे देखिए फ्रेंड्स, आपकी रियो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1992 में। वहाँ पे 3 बॉडीज़ बनाई गई थी, ठीक है ना। एक UNFCCC, दूसरा था आपका दिस यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, और तीसरा क्या था आपका? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कॉन्फ्रेंस फॉर द पार्टीज फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्लियर, ओके। तो अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? इंडिया होस्टेड 14th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। 14th सेशन जो है ये इसका कहाँ पे होस्ट हुआ? इंडिया में, ठीक है। किसका? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है, यहाँ पे इट इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दैट इंडिया होस्टेड, ठीक है। इंडिया में ये सबसे पहली बार ही होस्ट किया गया, इससे पहले कभी भी इंडिया, क्योंकि इंडिया एज अ प्रेसिडेंट इंडिया ने इसको होस्ट किया। क्लियर। अब इंडिया टुक ओवर द प्रेसिडेंसी फ्रॉम चाइना फॉर नेक्स्ट 2 years। इसकी प्रेसिडेंसी पहले चाइना के पास थी, अब इंडिया के पास आई है, और इंडिया के पास प्रेसिडेंसी भी आई और इंडिया ने इसको होस्ट भी किया साइमल्टेनियसली। और प्रेसिडेंसी कितने टाइम के लिए रहती है इसकी? 2 साल के लिए। तो फ्रेंड्स ये भी अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चन आपके UPSC इसमें से पूछ सकती है। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रियो आपकी कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे कौन सी 3 जो है वो ये कॉन्फ्रेंसेस जो हैं बनाई गई ग्रुप्स, ठीक है, वो हो गया, वो हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हो सकता है आपको पूछ लिया जाए कि COP 25 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया। नो, वो COP जो है ये किसके बारे में थी? UNFCCC जो हमने पहले डिस्कस किया। बट ये COP जो 14th है ये किसके बारे में है फ्रेंड्स? ये है कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन के बारे में। क्लियर। और इंडिया ने इसको पहली बार होस्ट किया है। और इंडिया इज़ अमंग वेरी फ्यू कंट्रीज़, इंडिया में बहुत कम, दुनिया में बहुत कम कंट्रीज़ हैं जिन्होंने COP ऑफ ऑल 3 रियो कन्वेंशंस को यहाँ पे किया है, ठीक है। तो इंडिया में तीनों जो मैंने आपको बताया, रियो में तीनों की तीनों कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, तीनों की तीनों पार्टीज बनी थी, उन तीनों की ही कॉन्फ्रेंस को इंडिया में आज तक ऑर्गेनाइज किया गया है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। इसका लोगो क्या है? रिस्टोर लैंड एंड सस्टेन फ्यूचर। क्लियर। अब इंडिया ने यहाँ पे एक चीज़ की है, वो क्या है जी? इंडिया इज़ कमिटेड, किस चीज़ के लिए कमिटेड किया है? कि हमने जो हमारी लैंड डिग्रेडेशन है उसका टारगेट हम क्या करते हैं जी? 21 मिलियन से बढ़ा के 26 मिलियन तक करते हैं बाय 2030।
कि हमारा जो लैंड डिग्रेडेशन को बचाने का टारगेट 21 मिलियन था बाय 2030, उसको हम इंक्रीज़ करके कितना करते हैं जी, 26 मिलियन। क्लियर? ओके। और यहाँ पे एक हमने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, यहाँ पे एक डिक्लेरेशन बनाई गई, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जिसका नाम लिया गया, वो आगे चलते हैं क्या है, दिल्ली डिक्लेरेशन। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्या है फ्रेंड्स, जितना भी हमने यहाँ पे दिल्ली डिक्लेरेशन के बारे में देखा है, वो क्या कहता है जी, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी के पूरी दुनिया में जो है लैंड डिग्रेडेशनल न्यूट्रलिटी आनी चाहिए बाय 2030, के इसके यहाँ तक आते आते ये न्यूट्रल हो जाए, इसके बाद लैंड डिग्रेड ना हो। ठीक। दूसरा क्या है जी, यहाँ पे पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव किसके द्वारा है, साउथ कोरिया। अब फ्रेंड्स, ये साउथ कोरिया ने पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव क्या कहा है, साउथ कोरिया कहता है कि यार जो कॉन्फ्लिक्टिंग बॉर्डर एरियाज़ है, कॉन्फ्लिक्टिंग बॉर्डर एरियाज़ में क्या होता है, क्योंकि कोई भी कंट्री वहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाती, तो वहाँ की जो लैंड है वो डिग्रेड हो जाती है। ठीक है, तो उस लैंड डिग्रेडेशन को बचाने के लिए साउथ कोरिया ने एक पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, ताकि उन जो वो एरियाज़ हैं, जो कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज़ हैं, वहाँ पे लोगों को इन्वॉल्व करके वहाँ की लैंड को डिग्रेडेशन से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव कहाँ पे शुरू हुआ, ये दिल्ली डिक्लेरेशन COP 14 के टाइम शुरू हुआ। ये किसका इनिशिएटिव है, ये साउथ कोरिया का इनिशिएटिव है। क्लियर? ओके। दूसरा है जी आपका ड्रॉट टूल। ये ड्रॉट टूल क्या है, ये आपका वन स्टॉप सोल्यूशन। ठीक है, कि आपका कोई भी वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल काइंड ऑफ ड्रॉट्स। ठीक है, उनके अगेंस्ट कुछ भी एक्शन लेना है तो ये आपका बना दिया गया ड्रॉट टूल बॉक्स। अब ये ड्रॉट टूल बॉक्स है क्या, ये एक नॉलेज बैंक है जिसमें हर एक हमें, अगर हमने इंडिया में कुछ ना कुछ ड्रॉट के अगेंस्ट हमने किया उसको हैंडल करने के लिए, तो उसकी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी इस बॉक्स में होगी। कोई भी कंट्री इसको, कोई भी कम्युनिटी इसको अपनी हेल्प के लिए यूज़ कर सकती है। क्लियर? आगे चलते हैं। इंटरनेशनल कोalition फॉर एक्शन ऑन सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स। ठीक है, अब ये क्या है जी, यहाँ पे एक इंटरनेशनल कोalition बनाएगी फ्रेंड्स, क्योंकि ये सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स जो हैं, ये UNCCD के 77% जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए हमने बनाई इंटरनेशनल कोalition फॉर एक्शन ऑन सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स। क्लियर? तो फ्रेंड्स, ये जितना भी हम डिस्कस कर रहे हैं, UPSC आपको कुछ भी पूछ सकती है यहाँ पे। ठीक है, वो डायरेक्टली आपको पूछ सकता है कि COP 14 में कौन कौन सी नई स्कीम्स या कुछ भी नए इंस्टीट्यूशंस लॉन्च किए गए, क्या कौन कौन सी हमने पॉलिसीज़ बनाई। क्लियर? नेक्स्ट है आपका इनिशिएटिव फॉर ऑफ सस्टेनेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। ये किसने बनाया है, बाय 14 अफ्रीकन कंट्रीज़। ठीक है, किस पर्पज़ के लिए, टू एड्रेस माइग्रेशन ड्रिवन बाय लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, अब देखिए लैंड डिग्रेड हुई तो क्या हो गया, जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो भी माइग्रेट करेंगे। ठीक है, तो अफ्रीकन कंट्रीज़ की आपको पता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सहारन डेजर्ट एंड ऑल, वहाँ पे बहुत बड़े डेजर्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 14 अफ्रीकन कंट्रीज़ ने मिलके ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। क्लियर? नेक्स्ट है जी आपका कोऑपरेशन फ्रॉम यूथ। ठीक है, यूथ को साथ लाने के लिए हमने यहाँ पे क्या हुआ, इस एट द टाइम ऑफ दिस COP 14 ये जो आपका ग्लोबल यूथ है उनकी भी कॉन्फ्रेंस हुई। ठीक है, ऑफिशियल गैदरिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एट द टाइम ऑफ COP 14 उनका भी हुआ, और उन्होंने भी कैपेसिटी बिल्डिंग, नॉलेज शेयरिंग एंड ऑल इस चीज़ के ऊपर फोकस किया, ताकि यूथ भी इस लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हेल्प कर सके। क्लियर? आगे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। विद रेफरेंस टू द रिसेंटली कंक्लूडेड COP 14 ऑफ UNCCD, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट लेड टू द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन which aims at achieving land degradation neutrality by 2030. Yes, very right. India took over COP presidency from China for next 2 years. Very right. Okay, तो ये करेक्ट आपको बताना था। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है फ्रेंड्स कि करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट। याद रखिएगा,
करेक्ट और इनकरेक्ट, क्योंकि जल्दबाजी में हम क्या होता है हमें ऑप्शंस आती हैं तो हम डायरेक्ट टिक कर देते हैं, बट जनरली मोस्टली यूपीएससी 100 में से 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे करेक्ट की जगह इनकरेक्ट पूछेगी। क्लियर, आगे चलते हैं। ओके, फॉरेस्ट कवर की बात आ जाए अब, इंडिया एंड इट्स फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। अब मैंने आपको पहले बताया था फॉरेस्ट प्लस ट्री जो हमारा कवर है दैट इज़ 24.59% अराउंड। ठीक है, मुझे अब थोड़ा सा हो सकता है एक आधा पॉइंट इधर उधर हो, बट अगर टोटल फॉरेस्ट कवर देखा जाए तो वो कितना है जी, ये देखिए टोटल फॉरेस्ट कवर आपका 21.67% है और टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर आपका था 24.59%। ठीक है, और इंक्रीज़ हुआ है कुछ, इंक्रीज़ कितना, फॉरेस्ट में इतना इंक्रीज़ हुआ है और ट्री कवर में हमारा इतना इंक्रीज़ हुआ है। क्लियर, अब यहाँ पे टॉप स्टेट्स शोइंग सिग्निफिकेंट गेन, अगर देखा जाए टॉप स्टेट्स यूटी शोइंग सिग्निफिकेंट गेन इन फॉरेस्ट कवर, तो केरला जो नॉट केरला, कर्नाटका है जिसमें सबसे ज़्यादा गेन हुआ है फॉरेस्ट कवर में। ठीक है ना, और स्टेट्स शोइंग लॉस इन फॉरेस्ट कवर, लॉस सबसे ज़्यादा किस में देखा गया है जी, मणिपुर में। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ जितनी आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं एक्सेप्ट असम एंड त्रिपुरा, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे सॉरी, असम एंड त्रिपुरा को छोड़ के बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं आपकी नॉर्थ ईस्ट की, वहाँ पे सब जगह पे फॉरेस्ट एरिया को डिक्लाइन देखा गया है। ओके चलिए, अब यहाँ पे एक और चीज़ है शैनन वेनर इंडेक्स। शैनन वेनर इंडेक्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आपको डायरेक्ट यूपीएससी पूछ सकती है अबाउट शैनन वेनर इंडेक्स कि है क्या ये। ठीक है, ये इंडेक्स क्या करता है जी, इट कंपेयर्स डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज अमंग वेरियस हैबिटेंट्स। ठीक है, ये क्या दिखाता है, डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज अमंग वेरियस हैबिटेंट्स। ठीक है, तो ये दिखाता है आपका कौन, शैनन वेनर इंडेक्स। ठीक, अब एक चीज़ और, इंडिया अकाउंट फॉर 2% ऑफ टोटल ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, 2015 की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग पूरी दुनिया का फॉरेस्ट एरिया का 2% किस में है, इंडिया में है। क्लियर, अब यहाँ पे फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 एस्टिमेटेड एन इंक्रीज ऑफ 42.6 मिलियन टन्स ऑफ टोटल कार्बन स्टॉक इन फॉरेस्ट। ठीक है, पहली 2017 की जो हमारी रिपोर्ट थी उसके कंपैरेटिवली जो हमारा इस साल की जो रिपोर्ट है उसका कितना इंक्रीज़ हुआ है, 42.6 मिलियन, किसमें, कार्बन स्टॉक। जो फॉरेस्ट एरिया में कार्बन जो है आपकी वो स्टॉक है, ठीक है ना, तो उसका स्टॉक बढ़ा है। क्लियर, दैट मीन्स हमारी फॉरेस्ट जो है हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये बायएनुअल रिपोर्ट है, मतलब हर 2 साल के बाद ये रिपोर्ट आपकी आती है। ठीक है, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं है क्या, ये क्या कुछ चेंज किया गया है। फ्रेंड्स, ये रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। जहाँ तक हमने देखा है, पहले भी जितनी हम स्लाइड्स देखते आ रहे हैं, हर एक स्लाइड में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है यूपीएससी निकाल सकती है। तो यहाँ पे तो बहुत इजी है, कैसे मैं बताता हूँ आपको। टोटल फॉरेस्ट कवर इंडिया में एरिया वाइज अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर किस स्टेट में है, मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, एरिया वाइज फॉरेस्ट कवर कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और अगर मैं बात कर लूँ परसेंटेज वाइज किस में सबसे ज़्यादा है, मिजोरम। लैंड के परसेंटेज के बारे में देखा जाए तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा एरिया है फॉरेस्ट कवर, और अगर वैसे एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, और अब फ्रेंड्स जब भी हम बात करते हैं ना फॉरेस्ट कवर की, तो फॉरेस्ट कवर जो है वो क्या इंक्लूड करता है, उसमें क्या है, इट इंक्लूड्स ऑल पैचेस ऑफ लैंड विद अ ट्री कैनोपी डेंसिटी ऑफ मोर देन 10%। वो सारे लैंड एरिया जहाँ पे
ट्री कैनोपी की डेंसिटी 10% या उससे ऊपर है उसको हम फॉरेस्ट एरिया में कवर करते हैं। एंड याद रखिएगा, मोर देन 1 हेक्टेयर इन एरिया, वो सारे जगह जिसमें 1 हेक्टेयर से ज़्यादा के एरिया में जितने ट्री लगे हैं उनकी जो कैनोपी डेंसिटी है वो 10% से ज़्यादा है, उसको हम किस में काउंट करेंगे? फॉरेस्ट एरिया में, चाहे वो कोई प्राइवेट लैंड है, चाहे वो गवर्नमेंट लैंड है, किसी की भी लैंड हो। क्लियर? ओके, तो टोटल फॉरेस्ट कवर हमने देखा इंडिया में 21.67% है। अब टॉप 5 स्टेट्स टू हैव शोन एन इंक्रीज। देखिए, अब यहाँ पे क्या देखना है, अगर बात कर ली जाए सबसे बड़ी स्टेट जिसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है तो वो कौन सा है जी? मध्य प्रदेश। वो स्टेट जिसमें उसके लैंड एरिया के मुकाबले सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है वो क्या है जी? आपकी मिज़ोरम। ठीक है, बट वो स्टेट जिसने सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई है फॉरेस्ट एरिया में अगर देखा जाए तो वो कौन सी? आपकी कर्नाटका। ये कर्नाटका स्टेट है जिसमें आपका फॉरेस्ट कवर जो है, ठीक है, वो इंक्रीज हुआ है। क्लियर? आगे चलते हैं। डिक्लाइन यहाँ पे याद रखिएगा, एक्सेप्ट असम एंड त्रिपुरा, ऑल स्टेट्स इन द रीजन। कौन सा रीजन? आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में असम और त्रिपुरा को छोड़ के बाकी सारी स्टेट्स में आपका फॉरेस्ट कवर जो है वो डिक्लाइन हुआ है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अगर बात कर ली जाए फॉरेस्ट कवर इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स की, तो फ्रेंड्स ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में टोटल फॉरेस्ट कवर जो है वो है उनका कितना जी? 37.54%। टोटल ट्राइबल जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है, जितना भी उनका टोटल एरिया है, उस एरिया का 37.54% क्या है जी? फॉरेस्ट एरिया है। क्लियर? और देयर हैज़ बीन अ डिक्रीज, यहाँ पे भी जो फॉरेस्ट एरिया है वो डिक्रीज हुआ है। किसमें? फॉरेस्ट कवर्ड विद इन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, फॉरेस्ट कवर में भी डिक्रीज हुआ है और डिक्लाइन इन ट्री कवर। ठीक है, जितनी आपकी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में भी फ्रेंड्स आपका फॉरेस्ट एरिया और ट्री कवर जो है वो कम हुआ है, क्योंकि वहाँ पे अब जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही हैं ज़्यादा और आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ठीक, तो उसके कारण भी आपका फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट को काट के वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए लैंड जो है वो क्लीन की जा रही है, प्लेन की जा रही है। क्लियर? आगे चलते हैं। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है इस स्लाइड से, फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया का फॉरेस्ट कवर आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट जो है वो कौन सा है, कि डेंसर जो है आपका वेरी डेंस कैनोपी है, या मीडियम डेंसिटी है, या ओपन फॉरेस्ट है। फ्रेंड्स, दिस इज़ फॉर वेरी डेंस फॉरेस्ट, दिस इज़ मीडियम डेंस, दिस इज़ ओपन फॉरेस्ट, दिस इज़ स्क्रब एंड दिस इज़ नॉन फॉरेस्ट। तो यहाँ पे तो एक चीज़ क्लियर है, ये तो हमारा 76.92% क्या है? नॉन फॉरेस्ट एरिया। क्लियर? अब अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट एरिया हमारा दिख रहा है तो उसमें सबसे ज़्यादा एरिया क्या है? ये 9.39%, 9.39%। और ये किसका है जी? आपका ये मीडियम डेंसिटी फॉरेस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट है इंडिया में फॉरेस्ट कवर वो मीडियम डेंसिटी का है, और सबसे कम अगर देखा जाए तो वो कौन सा है जी? स्क्रब। अगर स्क्रब को छोड़ दिया जाए तो 3 आपकी टाइप्स बचती हैं, हायर डेंसिटी, मीडियम डेंसिटी एंड ओपन फॉरेस्ट। तो सबसे इन तीनों में ज़्यादा कौन सा है? मीडियम डेंसिटी, और कम कौन सा है? सबसे वेरी डेंस। क्लियर? तो ये भी याद रखना है। क्लियर? और ओके, यहाँ पे एक चीज़ और आपने जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं की वो आपकी ज्योग्राफी का पोर्शन है कि इंडिया में ट्रॉपिकल, डेसिडियस फॉरेस्ट एंड ऑल ये सारे फॉरेस्ट हैं। तो एक क्वेश्चन यूपीएससी ये ऐसे भी पूछती है कि इनमें से सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट डेंसिटी है इंडिया में, फॉरेस्ट कवर है, वो किसका है? कि ट्रॉपिकल डेसिडियस का है या किसी और एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ऑल। ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ पे खुद कवर करना होगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ओके, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट
ठीक है, बाईएनियल रिपोर्ट है, मतलब 2 साल बाद आती है ये रिपोर्ट। 2019 की रिपोर्ट क्या कहती है? टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन द कंट्री इज ग्रेटर देन, गलत, हमने कितना देखा? 24.59%। क्लियर? द लीडिंग स्टेट इज टू शो द मैक्सिमम इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर इज हिमाचल, नो इट इज़ कर्नाटका। ठीक है, द टोटल फॉरेस्ट कवर इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स इज 60%, नो इट इज़ अराउंड 34% जो हमने देखा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आ गया? दिस वन करेक्ट पूछा है, याद रखिएगा। अगर यहाँ पे होता फ्रेंड्स इनकरेक्ट तो ये आ जाता ये वाला ऑल, अगर ये इनकरेक्ट पूछा होता। ठीक है, करेक्ट पूछा है तो इसके लिए आ गया नन। क्लियर? ओके, चलिए, तो इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, जो भी आपके इको सर्वे 2019-20 में बात की गई, ठीक है, वो हमने यहाँ पे आज डिस्कस किया है। और नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि इको सर्वे का और कौन सा अभी पोर्शन जो है इम्पोर्टेंट अभी पेंडिंग है जो हम कवर कर सकते हैं। क्लियर? टिल दैट टाइम जो भी हमने आज तक क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, टॉपिक डिस्कस किए हैं, ट्राई कीजिए उनके ऊपर जितने एमसीक्यूज़ आप सॉल्व कर सकते हो वो करके। और अगर इसमें कोई डाउट है तो उसको आप हमसे भी डिस्कस कर सकते हो, और सबसे बेस्ट है कि आप उसको गूगल कीजिए, साथ के साथ ही वो अपने डाउट सारे क्लियर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।